गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैट्रिक जोन। बच्चों, आज हम क्लास 10th के जो हिस्ट्री है, इतिहास, आज हम इतिहास में इटली के एकीकरण के चरण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इटली के जो एकीकरण है वह 4 चरणों में पूर्ण हुआ था। इटली का एकीकरण कितने चरणों में पूर्ण हुआ था? तो 4 चरणों में। फर्स्ट चरण में जो है आपका मेजनी का योगदान था। सेकेंड चरण में आपका काउंट काबूर का योगदान था। थर्ड चरण में गैरिबाल्डी का योगदान था और फोर्थ चरण में विक्टर इमैनुअल का योगदान था। यानी इटली का जो एकीकरण था वह कितने चरणों में पूर्ण हुआ था? तो 4 चरणों में। कौन कौन? तो फर्स्ट चरण है मेजनी का योगदान, सेकेंड चरण है आपका किसका? काउंट काबूर का योगदान, थर्ड चरण है गैरिबाल्डी का योगदान और फोर्थ चरण है आपका विक्टर इमैनुअल का योगदान। हम इससे पिछले वीडियो में जो है मेजनी के योगदान के बारे में, इटली के एकीकरण में मेजनी के योगदान के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। मेजनी का कथन था, यानी मेजनी का कहना था कि यदि समाज में क्रांति लाना हो तो क्रांति का नेतृत्व जो है युवा वर्गों के हाथों में सौंप दिया जाए तो अपने आप ही क्रांति उत्पन्न हो जाएगी। और इस प्रकार जो है इटली के एकीकरण के लिए सर्वप्रथम प्रयास जो है मेजनी ने ही किया था। इसीलिए इटली के एकीकरण का मसीहा या पिता जो है मेजनी को कहा जाता है। इससे पिछले वीडियो में हम मेजनी के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम इटली के एकीकरण में काउंट काबूर के बारे में अध्ययन करेंगे। काउंट काबूर जिसका जन्म जो है 1810 ईस्वी में हुआ था। काउंट काबूर का जन्म कब हुआ था? तो 1810 ईस्वी में। और ये बचपन से ही कूटनीतिक एवं राष्ट्रवादी विचारधारा के थे। कौन? तो काउंट काबूर। काउंट काबूर क्या थे? बचपन से ही क्रांतिकारी यानी कूटनीतिज्ञ एवं राष्ट्रवादी विचारधारा के थे। इन्होंने यानी इनके समय जो इटली के जो राजा थे वह थे विक्टर इमैनुअल। किसके समय? तो काउंट काबूर के समय। काउंट काबूर के समय इटली का जो राजा था वह राजा कौन थे? तो विक्टर इमैनुअल थे। विक्टर इमैनुअल ने काउंट काबूर को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किए थे। यह वीवीआई क्वेश्चन है, पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि विक्टर इमैनुअल ने काउंट काबूर को किस पद पर नियुक्त किए थे? तो प्रधानमंत्री के पद पर। इटली के एकीकरण का जो सबसे बड़ा बाधक था वह कौन था? ऑस्ट्रिया था। जब काउंट काबूर प्रधानमंत्री बने तो इन्होंने देखा कि जो इटली के एकीकरण का अगर सबसे बड़ा बाधक अगर कोई है तो वह कौन है? ऑस्ट्रिया है। और इसे फ्रांस के समर्थन के बिना इसे पराजित नहीं किया जा सकता। इसे पराजित करने के लिए जो है फ्रांस का सहयोग अति आवश्यक था। उसी के तत्पश्चात जो है क्रीमिया का युद्ध 1853 से 54 ईस्वी में काला सागर के तट पर क्रीमिया का युद्ध प्रारंभ हो गया। और वह क्रीमिया के युद्ध से तत्पश्चात क्रीमिया के युद्ध में जो है काउंट काबूर अपने कूटनीतिक दिमाग के माध्यम से, कूटनीतिक के माध्यम से फ्रांस के साथ मित्रता किया, संधि किए और उसने अपना सारा सैनिक समर्थन जो है फ्रांस को सौंप दिया। इस प्रकार जो है क्रीमिया के युद्ध में जो है फ्रांस, ब्रिटेन, सार्डिनिया एवं तुर्की एक साथ हो गया और दूसरी तरफ रूस था। और इस प्रकार क्रीमिया के युद्ध के तत्पश्चात जो है फ्रांस के राजधानी पेरिस में, यानी फ्रांस की राजधानी कहाँ है? तो पेरिस। फ्रांस के राजधानी पेरिस में एक शांति सम्मेलन बुलाया गया। कब? तो 30 मार्च 1856 ईस्वी को। 30 मार्च 1856 ईस्वी को फ्रांस के राजधानी पेरिस में एक शांति सम्मेलन बुलाया गया। उस शांति सम्मेलन में जो है कौन? तो काउंट काबूर अपने कूटनीति के माध्यम से ऑस्ट्रिया को पिडमाउंट के खिलाफ जो है क्या किया? इसे जो है विरोधी घोषित किया और इसे गलत करार ठहराया। जिसके तत्पश्चात पेरिस शांति सम्मेलन के पश्चात जो है इस 1859 से 1860 ईस्वी के बीच, 1859 से 60 ईस्वी के बीच ऑस्ट्रिया और पिडमाउंट के बीच जो है सीमा संबंधित विवाद उत्पन्न हो गया। और जैसे ही सीमा संबंधित विवाद उत्पन्न हुआ वैसे ही फ्रांस अपना सारा सैनिक समर्थन किसे? इटली को दे दिया। जिसके कारण जो है क्या हुआ? ऑस्ट्रिया के सैनिक
बुरी तरह पराजित होने लगा। जैसे ही ऑस्ट्रिया के सैनिक बुरी तरह पराजित होने लगा, वैसे ही क्या हुआ कि लोम्बार्डी और पीडमाउंट पर किसका यानी इटली का अधिकार होना प्रारंभ हो गया। जैसे ही लोम्बार्डी और इस पर पीडमाउंट पर इटली का यानी कब्जा हुआ, वैसे ही एक तरफ तो लगातार युद्ध लंबा होता जा रहा था और दूसरी तरफ जो था नेपोलियन, यह इटली के राष्ट्रवाद से घबराने लगा। यानी इटली में कि जो नेता थे या और वहाँ का जो जनता था वह किसके काउंट काबूर का समर्थन था, जिससे इसके तत्पश्चात जैसे ही वेनेशिया पर यानी विजय हुआ, वेनेशिया विजय हुआ, वैसे ही नेपोलियन ने अपना सैन्य समर्थन जो है युद्ध से वापस बुला लिया। और जैसे ही वापस बुलाया, वैसे ही काउंट काबूर ने नेपोलियन तृतीय के साथ एक संधि की और उस संधि के पश्चात जो है उन्होंने कहे कि हम अगर किसी देश के साथ इटली के एकीकरण के लिए युद्ध लड़ रहे हैं तो हमारा विरोध ना करें। और इसके बदले उन्हें यानी कई रियासत भी, एक रियासत भी उन्हें दे दिया गया था, सेवास नामक रियासत भी उन्हें दिए हुए थे। इसके तत्पश्चात जो है आपको यानी 1815 से 1858 ईस्वी तक, 1815 से 1858 ईस्वी तक जो है काउंट काबूर ने लोम्बार्डी और नील्स सेवाय को इटली में मिला लिया। कौन? तो काउंट काबूर। कब? तो 1815 से लेकर 1858 ईस्वी तक काबूर ने लोम्बार्डी नील्स, यानी नील्स एक स्थान था लोम्बार्डी का, वह नील्स और सेवास यानी सेवाय को इटली में क्या किया? मिला लिया। इस प्रकार जो है काउंट काबूर ने 1859 ईस्वी में, कब? 1859 ईस्वी में काबूर ने लुई बोनापार्ट के साथ भी संधि की और इस संधि के दौरान ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध प्रारंभ कर दिए। कब? तो 1859 ईस्वी में काबूर ने क्या किए? लुई बोनापार्ट के साथ संधि की और इस संधि के पश्चात जो है ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध प्रारंभ कर, ऑस्ट्रिया के साथ क्या हुआ? युद्ध प्रारंभ हुआ। जैसे ही ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध प्रारंभ हुआ तो फ्रांस ने अपना सारा सैन्य समर्थन किसे दिया था? तो इटली को दिया था, जिससे ऑस्ट्रिया क्या हुआ था? बुरी तरह पराजित हो गया था। इस प्रकार जो है 1862 ईस्वी तक काबूर ने इटली के रोम, वेनेशिया को छोड़कर बाकी सभी रियासतों को रोम में क्या किया? मिला लिया। और इस प्रकार 1862 ईस्वी के अंत तक काबूर का क्या हुआ? मृत्यु हो गया। उसके बाद जो है हम थोड़ा गैरीबाल्डी के बारे में अध्ययन करेंगे। गैरीबाल्डी जिसका जन्म जो है 4 जुलाई 1807 ईस्वी को हुआ था। गैरीबाल्डी का जन्म कब हुआ था? तो 4 जुलाई 1807 ईस्वी को हुआ था। और ये पेशे से नाविक थे। यह वीवीआई क्वेश्चन है, यह पूछा जाता है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो नाविक था। और इन्होंने इटली के एकीकरण करने के लिए लाल कुर्ती वाले यानी लाल कुर्ती का गठन किए थे। कौन? तो गैरीबाल्डी ने। क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया? तो गैरीबाल्डी ने। इसे लाल कुर्ती क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका जो भी सैनिक थे वे सभी लाल कुर्ती पहनते थे, इसीलिए इसे लाल कुर्ती कहा जाता है। और लाल कुर्ती का गठन किसने किए थे? तो गैरीबाल्डी ने किया। और 1862 ईस्वी में गैरीबाल्डी ने रोम पर आक्रमण करने का योजना बना था। उस समय जो है इटली का नेतृत्व जो है विक्टर इमैनुअल कर रहे थे। कौन कर रहे थे? विक्टर इमैनुअल। कब? तो 1862 ईस्वी में गैरीबाल्डी जो है रोम पर आक्रमण करने का योजना बना रहे थे। उस समय इटली का जो नेतृत्व है वह विक्टर इमैनुअल कर रहे थे। जैसे ही यह बात विक्टर इमैनुअल को पता चला तो उन्होंने गैरीबाल्डी के खिलाफ अपना सैनिक उतार दिए। जैसे ही उस बीच सैनिक उतरा, वैसे ही गैरीबाल्डी और विक्टर इमैनुअल का मुलाकात हुआ और दोनों के बीच जो है मित्रता हुआ। और मित्रता के साथ ही बिना संधि के गैरीबाल्डी ने अपना दक्षिण इटली जो था, दक्षिण इटली को विक्टर इमैनुअल के हाथों में सौंप दिए। और विक्टर इमैनुअल के हाथों में सौंपकर गैरीबाल्डी अपना सारा संपत्ति जो है राष्ट्र के नाम कर दिए। और इन्होंने पूरा संपत्ति यानी टोटल जो संपत्ति था इनका राष्ट्र के नाम करके और एक छोटे से किसान के भांति अपना जीवन व्यतीत करने लगे। और अंततः 2 जून 1862 ईस्वी को इनका क्या हुआ? मृत्यु हो गया। इनका मृत्यु हो गया। उसके बाद जो है इटली के एकीकरण के जो मार्ग था वह मार्ग को लेकर कौन बढ़ रहे थे आगे? तो विक्टर इमैनुअल। विक्टर इमैनुअल जो है इटली के एकीकरण को लेकर आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे।
उसी बीच जो है 1870 से 1871 ईस्वी में फ्रांस और प्रासा के बीच क्या हुआ, युद्ध प्रारंभ हुआ। कब, तो 1870 से 71 के बीच फ्रांस और प्रासा के बीच युद्ध छिड़ गया। और इस युद्ध में जो था, पोप फ्रांस का समर्थन नहीं कर रहा था और पोप अपने वेटिकन सिटी का जो किला था उस किला को क्या किया, बंदी कर लिया, जिससे कौन, विक्टर इमैनुअल इसका फायदा उठाकर क्या किया कि पोप के राजमहल को छोड़कर बाकी सभी रियासतों को क्या किए कि इन्होंने इटली में मिला लिए। और तत्कालीन स्थिति के साथ कारण पोप जो था वो इटली में मिलना नहीं चाह रहे थे। लेकिन जैसे ही मुसोलिनी के साथ, किसके साथ, मुसोलिनी के साथ संधि हुआ, उस संधि के पश्चात क्या किया कि पोप भी इटली में मिल गया। इस प्रकार 1871 ईस्वी में संपूर्ण इटली का एक कृत्य हो गया, एक जगह हो गया। इस प्रकार 1871 ईस्वी में इटली का क्या हुआ, एकीकरण हुआ। 1871 ईस्वी में इटली के एकीकरण में जो है मेजनी, काबूर, गैरिबाल्डी और विक्टर इमैनुअल जैसे राष्ट्रवादी नेताओं के द्वारा इटली का एकीकरण क्या हुआ, संभव हो पाया। इस प्रकार यह वीडियो इतना ही पर समाप्त होता है। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। आप लोग से अनुरोध है कि कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।